आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें हरियाणा पंजाब से यानी कि इंडिया से साहिल साहब ने शेयर की है। साहिल साहब बताते हैं कि अब से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 29-30 साल पहले इनके साथ ये वाक़या पेश आया था। और बेसिकली उस दौर में यानी उस टाइम में ये हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। अगर आप में से भी कभी कोई किसी गांव में रहा हो तो उसको पता होगा कि अक्सर गांव के अंदर छोटी छोटी सी शॉप्स हुआ करती हैं। तो वैसे ही इन्होंने एक करियाने की या इस तरह की कोई एक शॉप खोली हुई थी। अक्सर ऐसा होता था कि इनको 10-15 दिन के बाद अपना माल लेने के लिए या सामान ख़रीदने के लिए ख़ास तौर पे कुछ इस तरह की चीज़ें थी, उनके लिए इनको दिल्ली का रुख करना होता था। हर 10-15 दिन के बाद तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद यानी कि आप कह सकते हैं कि 4-5 घंटे के अंदर ये दिल्ली पहुंचा करते थे। और वहाँ से जो भी इनको सामान लेना होता था, इसको 1 या 2 डब्बों में डालने के बाद ट्रेन के रास्ते से वापस आ जाया करते थे। ये बताते हैं कि वैसे ही दिसंबर 1983 चल रहा था और बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी हो रही थी। आमतौर पे मेरी कोशिश होती थी कि जब भी मैं सामान लेने के लिए निकलूं तो सुबह 6-7 बजे अपने गांव से शहर के लिए रवाना हो जाऊं। यानी कि जब मैं शहर पहुंचूं तो 12-1 बजे का टाइम हो और जो भी मुझे सामान लेना है वो सामान ख़रीदने के बाद तकरीबन रात को या 6 बजे 7 बजे तक वापस अपने गांव के लिए रवाना हो जाऊं। तो वैसे ही मेरी प्लानिंग थी। लेकिन कभी कभी आपके साथ वो हुआ करता है जो आपने प्लान नहीं किया होता। वैसे ही हुआ कि जब मैं अपने गांव से दिल्ली जाने के लिए निकला तो निकलते निकलते न सिर्फ देर हो गई बल्कि मुझे दिल्ली पहुंचते पहुंचते शाम के तकरीबन 3 या 4 बज चुके थे। मेरा ख्याल था कि मैं जल्दी जल्दी 4-5 घंटों में अपना सामान लेके वापस अपने गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा। वैसे ही हुआ, लेकिन जब मैंने सामान लिया तो सामान लेते लेते मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम हो चुका था। और मुझे पता था कि 10:30 के बाद ना ही मुझे ट्रेन मिलेगी और ना ही मुझे बस मिलने वाली है। खैर, मैंने जल्दी जल्दी अपना जो भी सामान था उसको डब्बों में पैक किया और उसके बाद एक कार्ट के ज़रिए जैसे तैसे रेलवे स्टेशन पहुंचा। लेकिन बदकिस्मती कि जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मेरे पहुंचने से पहले वहां से ट्रेन रवाना हो चुकी थी। अब मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं जैसे तैसे कोई कार्ट लेके ये जो बस स्टॉप है यानी जो बस अड्डा है उस तरफ का रुख करूं। हो सकता है कि वहां पहुंचने पे मुझे कोई ना कोई बस मिल जाए, क्योंकि अगली जो ट्रेन थी दिल्ली के लिए वो सुबह 7 बजे रवाना होनी थी। जबकि जहाँ तक बस का ताल्लुक है तो अभी भी यानी रात में बस मिलने का चांस था। और इसके साथ साथ अगर अल्लाह ना करे अभी बस ना मिलती तो अगली सुबह यानी सुबह 5 बजे दिल्ली के लिए बस रवाना होनी थी। खैर, मैंने जल्दी से एक कार्ड को लिया। उस कार्ड के जरिए जब मैं बस अड्डे पे पहुंचा तो ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत मुझसे रूठ चुकी है और लाख कोशिश के बावजूद मैं किसी भी तरह ना ही अपने गांव की तरफ हरियाणा की तरफ रवाना हो पा रहा हूँ और ना ही वो असबाब बन रहे हैं कि मैं अपने गांव का सफ़र कर सकूं। कभी कभी जो भी आपकी किस्मत में हो रहा होता है वो सरासर आपकी बेहतरी के लिए या आपके फ़ायदे के लिए हुआ करता है। खैर, मैंने अपने आप को समझाया और समझाने के बाद ये जो बस अड्डा था, इस बस अड्डे से तकरीबन आप कह सकते हैं कि कुछ 10 या 15 मिनट के फासले पे एक बहुत ही पुराना सा गवर्नमेंट स्कूल मौजूद था। उस स्कूल के बाहर की तरफ कुछ बेंचेस लगी हुई थी। अब जाहिर सी बात है, मेरा यहाँ का आना जाना था तो मुझे पता था कि अल्लाह ना करे बस ना मिले तो मुझे कहाँ पे कैसे रात स्पेंड करनी है। वैसे ही मैंने उस गवर्नमेंट स्कूल की तरफ का रुख किया और वहाँ पे जो बेंचेस लगी हुई थी उनके ऊपर अपना सामान रखा और सामान रखने के बाद अपने सर को टिका के थोड़ी देर आंख लगाने की कोशिश करने लगा। हालांकि मुझे आमतौर पे किसी भी ऐसी जगह पे किसी नई जगह पे नींद नहीं आया करती, लेकिन अल्लाह जाने के क्या वजह थी कि देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर अंदर मेरी आंख लग गई। मैं एक ऐसी जगह पे सो रहा था जहाँ पे दूर दूर तक ना ही कोई रौनक मौजूद थी, ना ही लाइट्स का इंतज़ाम था। और बज़ाहिर अगर आप आबादी की बात करें तो वो भी स्कूल के बाद यानी स्कूल से तकरीबन 20 या 25 मिनट के फासले पे शुरू हुआ करती थी। बेसिकली ये जो स्कूल था यह हाईवे से कुछ कदम के फासले पे और आबादी के बाद मौजूद था। अच्छा, सबसे अहम बात ये थी कि आज ऐसा लग रहा था जिस कदर अंधेरा है कि जैसे आज शायद अमावस की रात हो। मुकम्मल तौर पे अंधेरा ही अंधेरा था
शदीद सर्दी में मैं एक चादर अपने ऊपर डाले हुए आंख लगा बैठा था और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। इसी दौरानिए में जबकि मेरी आंख लग चुकी थी, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरे सराउंडेड मुझे पायल या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हुई है। ये जो पायल या घुंघरू की आवाज़ थी, ये मुसलसल न सिर्फ बढ़ रही थी, बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि ये इस कदर बढ़ चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बिल्कुल 5 या 6 फीट के फासले पे कोई मुसलसल पायल या घुंघरू पहनने के बाद मेरा चक्कर लगा रहा है। खैर, कुछ देर के बाद जब इस शोर से या इन घुंघरूओं की आवाज़ से मेरी आंख खुली और मैंने अतराफ़ का जायज़ा लिया, तो उस वक्त सच्ची बात है कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। मुझे लगा कि शायद मैंने कोई ख्वाब देखा है या फिर ये जो आवाज़ मुझे आ रही थी ये मेरा वहम होगा। खैर, मैंने दोबारा से आंखें बंद की, अपने मुंह के ऊपर चादर डाली। अब जैसे ही मैंने अपने मुंह के ऊपर चादर डाली तो मेरा ख्याल है कि 2 या 3 मिनट के बाद मुझे दोबारा से उन घुंघरू या पायल की आवाज़ आने लगी। अब ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझ के ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे अपने कदम रख रहा है और उसके कदम रखने की वजह से न सिर्फ कदमों की बल्कि साथ साथ पायल और घुंघरूओं की आवाज़ बढ़ती चली जा रही है। यकीनन ये कोई शरारत थी, मुझे उठाने की या मुझे नींद से जगाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ देर तक मैंने जानबूझ के अपनी आंखें बंद रखीं, क्योंकि मैं चाहता था कि जो भी मौजूद है मैं उसको ये रियलाइज़ करवाऊँ कि मुझे आपके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी दौरानिए में मुझे एकदम से महसूस हुआ कि मेरे कदमों की तरफ से किसी ने उस चादर को पकड़ के खींचना शुरू किया है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो चादर थी मेरे चेहरे के ऊपर से सरकती हुई नीचे जा रही थी और जैसे जैसे ये चादर सरकती हुई नीचे बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरा यकीन बढ़ता चला जा रहा था कि अब जो भी मेरे साथ ये हरकत कर रहा है मेरा उसके साथ सामना होने वाला है। ऐसा ही हुआ कि जैसे ही चादर मेरे मुंह के सामने से हटी तो मैंने एकदम से आंखें खोली और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे पाँव की तरफ यानी पैतानी की तरफ एक औरत खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे उसने सफ़ेद कलर का लिबास या साड़ी पहन रखी है। अजीब बात यह थी कि ये जो औरत थी ये कुछ अजीब तरीके से मेरी तरफ झुकी हुई थी और जब ये झुकी हुई थी तो इसके जो बाल थे वो इस कदर बड़े थे कि बाकायदा उसके घुटनों से नीचे की तरफ लटके हुए थे। अब क्योंकि उसके जो बाल थे वो इस कदर नीचे की तरफ लटके हुए थे तो मुझे उसका चेहरा या उसकी आंखें प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, कुछ हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था जैसे जो भी औरत है इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा वाइट है या फिर आप कह सकते हैं कि येलोइश टाइप का इसका चेहरा है। इसी दौरानिए में एकदम से उस औरत ने अपने चेहरे को हिलाया और जैसे ही उस औरत ने अपने चेहरे को हिलाया तो उसके जो बाल थे वो ज़रा सा आगे पीछे हुए और जब उसके बाल आगे पीछे हुए तो मुझे उसका चेहरा बराह रास्त नज़र आने लगा। अब जब मेरी नज़र उस औरत के चेहरे के ऊपर पड़ी तो ये देख के मेरे होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत का जो चेहरा है वो या तो जला हुआ है या फिर उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झलसा हुआ होने का एहसास हो रहा था। उसके जलसे हुए चेहरे के साथ साथ उसकी जो आंखें थीं लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह न सिर्फ चमक रही थीं बल्कि एक अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे मौजूद थी। अब की बार जब मैंने उस औरत के ऊपर या उसके चेहरे पे मज़ीद गौर किया तो उसके साथ साथ जब मेरी नज़र उसके हाथों पे पड़ी तो मुझे लगा कि उसके हाथों में कोई अजीब सी गोल सी चीज़ मौजूद है। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चीज़ है जो उस औरत के हाथों में मौजूद है, लेकिन जैसे ही मैंने गौर किया तो अब लग रहा था जैसे किसी का सर है जो उस औरत ने अपनी उंगलियों से उसके बालों के ज़रिए पकड़ रखा है। एक लम्हे के लिए मेरी समझ ही नहीं आया कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या मेरे सामने जो मंजर है वो सरासर हकीकत पे मबनी है। अब जब मैंने तीसरी बार इस तमाम मंजर को वेरीफाई करने के लिए, तस्दीक करने के लिए तीसरी बार देखा, आप यकीन करें मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसा उस औरत का चेहरा है हूबहू वैसे ही चेहरे की औरत का सर उसके हाथ में मौजूद है। यानी कि दोनों चेहरे, इस औरत का चेहरा और उसके हाथ में जो गर्दन मौजूद थी उसका चेहरा मुकम्मल एक जैसे थे। एकदम से मेरे मुंह से चीख निकली और जैसे ही मेरे मुंह से चीख निकली तो ये औरत मुकम्मल तौर पे सीधी होके खड़ी हो गई।
अब इसने जैसे ही मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया तो फिर मुझे दोबारा से पायल या घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हो गई। अब जब मेरी नज़र उस औरत के कदमों की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि उस औरत के जो पाँव हैं वो भी उल्टे पाँव हैं। उसकी जो एड़ियाँ थीं वो आगे की तरफ मौजूद थीं। अब कि जहाँ तक उसकी उंगलियों का ताल्लुक़ है तो वो जो उंगलियाँ थीं वो पीछे की तरफ मौजूद थीं। मेरे सामने एक ऐसी औरत, एक ऐसी मखलूक मौजूद थी जिसको ज़बान ज़द-ए-आम पिछल पैरी या चुड़ैल के नाम से जाना जाता है। बस उसके बाद मुझे इतना याद है कि मैंने वहाँ से पलट के भागना शुरू किया है। जैसे जैसे मैं भाग रहा था वैसे वैसे उसके हंसने की, उसकी पायल या घुंघरू की आवाज़ बढ़ती चली जा रही थी और बिलाखिर मैं एक दरवाजे से या कुछ ऐसी ही चीज़ से जाके टकरा के नीचे गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे अतराफ़ में बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि शायद यहीं कहीं रहा करते थे और इन लोगों के साथ साथ 2 पुलिस वाले भी थे जो मेरे अतराफ़ में मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। जब मुझे होश आया तो मैंने उन पुलिस वालों को या जो भी मेरे अतराफ़ में लोग मौजूद थे सारे के सारे लोगों को ये सारा का सारा किस्सा, ये सारी कहानी बयान की। ये सुनने के बाद ये जितने भी लोग थे इन तमाम लोगों का यही कहना था कि आपने इस स्कूल के बाहर रुक के या यहाँ पे स्टे करके बहुत बड़ी गलती की थी। कहा जाता है जो स्कूल है, ख़ास तौर पे इसके साथ जो सड़क मौजूद है, इस सड़क में रात के औकात में एक डायन, चुड़ैल या फिर पिछल पैरी जो भी आप कहना चाहें वो यहाँ पे न सिर्फ घूमा करती है बल्कि जो भी इसको यहाँ पे नज़र आता है वो उसको शिकार करने की कोशिश करती है। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस रात मैं खैरियत से वहाँ पे बच गया, वरना हो सकता है कि मेरी भी कहानी उन लोगों में शामिल हो जाती जो लोग उस औरत या चुड़ैल को देखने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अच्छा गाइस, मैंने अक्सर आप लोगों के साथ उत्तर प्रदेश की या उसके जो करीब एतराफ़ में गांव मौजूद हैं वहाँ की बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ शेयर की हैं। लेकिन आज की ये जो कहानी है ये बड़ी ही मुख्तलिफ कहानी है और ये कहानी हमें उत्तर प्रदेश इंडिया से ज़ैद साहब ने शेयर की है। ज़ैद साहब ने इससे पहले भी एक स्टोरी शेयर की थी लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे मैं उनकी स्टोरी को अपने चैनल पे नहीं शेयर कर सका था। खैर, इससे पहले कि हम ज़ैद साहब की स्टोरी की तरफ बढ़ें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अब तक इस ऑडियो टेप को लाइक नहीं किया तो बराए मेहरबानी मुझे सपोर्ट करने के लिए इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। ज़ैद भाई बताते हैं कि ये जो किस्सा था ये 1997-98 का किस्सा था। इत्तफाक से इनकी फैमिली में यानी जिस गांव में रहा करते थे उस गांव से तकरीबन आधे पौन घंटे के रास्ते पे एक जगह मौजूद थी। ये उस जगह अपने किसी कज़न की शादी में या शादी की तकरीबात में शिरकत करने के लिए गए हुए थे। आमतौर पे इनकी कोशिश होती थी कि अगर इनको वापस आना है तो किसी भी सूरत 9 या 10 बजे तक वहाँ से वापस आ जाएं, क्योंकि ये जो रास्ता था यानी जो वापसी का रास्ता था ये मुकम्मल तौर पे खेतों के दरमियान होता हुआ एक ऐसी जगह से गुजरा करता था जहाँ पे दूर दूर तक ना ही आबादी थी, ना ही स्ट्रीट लाइट्स का इंतज़ाम मौजूद था और सबसे खौफनाक बात ये थी कि इस रास्ते में एक शमशान घाट या उस तरह की कोई जगह मौजूद थी। उस शमशान घाट के बारे में या उस जगह के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ मशहूर थीं और एतराफ़ के जितने भी गांव वाले थे वो कोशिश किया करते थे कि रात के औकात में यहाँ से सफ़र ना करें। लेकिन कभी कभी हालात, वाक़यात और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको वो करने पे मजबूर कर देती हैं जो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी हालत में नहीं करना चाहते। तो वैसे ही जब ये अपने कज़न की शादी में या किसी भी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए वहाँ पे गए तो ये बताते हैं कि मेरा प्लान था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 बजे तक वापस निकल जाऊँगा। वैसे तो आप उस दौर में भी टैक्सी, रिक्शा वगैरह कर सकते थे, लेकिन ये बताते हैं कि मेरी कोशिश होती थी कि ये जो सफ़र है जो कि 1 घंटे का सफ़र था इसको पैदल ही तय कर लूँ। और वैसे भी जो हम गांव के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते हैं, हमारे लिए वॉक करना, चलना फिरना इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ करता। खैर, मैं निकलते निकलते जब मैंने टाइम देखा तो रात के तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था। हालांकि जो मेरी आंटी थी वो कहने लगी कि बेटा सुबह निकल जाना या फिर ऐसा करो कि कल तुम्हें दोबारा आना है तो एक दिन और मज़ीद रुक के परसों चले जाना।
लेकिन पता नहीं मेरे जहन पे सवार हो चुका था और किसी भी कीमत पे मैं इस टाइम में इतनी रात में वापस जाना चाहता था। खैर मैंने रास्ते में से एक सिगरेट का डब्बा ख़रीदा, एक माचिस का डब्बा लिया और अपनी मंजिल यानी अपने घर की तरफ रवाना हो गया। आमतौर पे कुछ लोगों की आदत होती है कि 20 या 25 साल की उम्र में या उससे पहले अपने आप को बहुत ही कूल साबित करने की कोशिश किया करते हैं। मैं भी वैसे ही लोगों में शामिल था और मैं भी लोगों को रियलाइज़ करवाना चाहता था कि इतनी टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ ओके है, सब कुछ कूल है। खैर जब मैं निकला तो ये जो रास्ता था ये मुकम्मल तौर पे सुनसान रास्ता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, पुरानी मोहब्बत, बहुत सारे ख्यालात मेरे जहन में मौजूद थे। और अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं ऐसी जगहों से या सुनसान जगह से गुजरा करता था तो मुझे ना चाहते हुए भी मेरी एक दोस्त जो कि मुझे छोड़ के जा चुकी थी ना सिर्फ याद आती थी, बल्कि मैं शिद्दत से उसकी कमी को महसूस किया करता था। वैसे ही मैं उसके ख्यालात में गुम खेतों के दरमियान से गुजर रहा था कि गुजरते गुजरते मुझे ऐसा लगा कि किसी ने एकदम से मुझे फॉलो करना शुरू किया है। पहले तो मैं उन आवाज़ों को या पीछे किसी के आने को नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था अब मुझे वाज़ेह तौर पे कदमों की या मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। यकीन हो चला था कि कोई ना कोई है जो पीछे मौजूद है, लेकिन मैं भी अना का मारा था, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा अकड़ मौजूद थी। मैंने कहा जो भी है मुझे क्या ज़रूरत है पीछे देखने की। मैं सिगरेट पीता हुआ वैसे ही अपने आप को कूल साबित करता हुआ आगे बढ़ रहा था। शुरू में कुछ देर तक ये जो आवाज़ थी ये सरासर कदमों की आवाज़ थी, लेकिन एक पॉइंट के बाद यानी जब शमशान घाट वाला एरिया शुरू हो जाता है तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि शमशान घाट जैसे ही शुरू हुआ है तो ये जो कदमों की आवाज़ है ये पायल या घुंघरू की आवाज़ में तब्दील हो चुकी है। अब जैसे जैसे वो वजूद मेरे पीछे आ रहा है वैसे वैसे पायल या घुंघरू की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हसीना है जो मुसलसल मेरे पीछे चल रही है। अब जैसे जैसे ये आवाज़ बढ़ती चली गई वैसे वैसे मैंने एकदम से जब पीछे की तरफ पलट के देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। बड़ी ही खूबसूरत सी, बहुत ही नाज़नीन सी, बहुत ही नाजुक सी एक लड़की जो कि 18 या 20 साल की होगी, मुझसे तकरीबन 10 या 12 फीट के फासले पे खड़ी हुई थी और मुसलसल मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। मैं बड़ा हैरान था कि मेरे अंदर ना ही कोई इतनी अट्रैक्शन मौजूद थी। मैं एक मुनासिब शक्ल सूरत का आदमी था, तो बिलाखिर ये कौन लड़की थी और मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रही थी। उसने कुछ इस तरह के कपड़े पहन रखे थे जैसे कि आप कह सकते हैं कोई स्कर्टनुमा चीज़ थी जो उसने पहन रखी थी, जिसकी वजह से उसका जो पूरा वजूद था यानी उसके जो पाँव वगैरह थे वो मुकम्मल तौर पे कवर हुए हुए थे। इसी दौरानिए में जब उसने मुस्कुरा के दोबारा से मेरी तरफ देखा तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पीछे इतनी रात में क्यों चलती चली आ रही हो। तो बजाय इसके वो मेरी बात का जवाब देती, उसने कुछ अजीब तरीके से शमशान घाट की तरफ इशारा किया। जैसे ही उस औरत ने शमशान घाट की तरफ इशारा किया और जब मैंने उस तरफ देखा तो कुछ अजीब सा मंजर देखा। मैंने देखा कि यही औरत, यही लड़की जिसने उधर देखने का इशारा किया है वो दूसरी तरफ यानी जहाँ पे शमशान घाट मौजूद है वहाँ भी मौजूद है। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों से ज़मीन निकल चुकी है। क्या ये एक दूसरे की हमशक्ल थी या सरासर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरानिए में जब मैंने दोबारा से उस पहली वाली लड़की को देखा तो अब की बार उस लड़की ने मेरे सामने सामने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। हैरानकुन बात यह थी कि जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे उसका जो कद था वो ना सिर्फ बढ़ता चला जा रहा था, बल्कि अब लग रहा था कि वो देखते ही देखते तकरीबन 8 या 9 फीट की लड़की में तब्दील हो चुकी है। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ इसका हकीकत से ताल्लुक़ भी है या सरासर मेरा वहम है। इसी दौरानिए में जब मैंने दोबारा से उस शमशान घाट की तरफ देखा और जब मेरी नज़र उस वाली लड़की पे पड़ी तो मैंने देखा कि उस लड़की के जो पैर हैं वो वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहे हैं। और हैरानकुन बात ये थी कि उस लड़की के जो पैर थे वो ना सिर्फ उल्टे पैर थे बल्कि वो मुसलसल कुछ अजीब तरीके से मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। एक अजीब कन्फ्यूजन थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। खैर मैं फ़ौरन से मुड़ा। अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था
कि जिन मखलूक़ात का हम गए वक्तों में अपने गांव वालों से, अपने बड़ों से सिर्फ तज़किरा सुना करते थे, आज मेरा सामना उसी पिछल पैरी या उसी करैक्टर चुड़ैल से हो चुका है। जितनी भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी, मैंने ज़ोर ज़ोर से उनकी तिलावत शुरू कर दी। जैसे तैसे गिरता पड़ता जब मैं अपने घर पहुंचा, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे बहुत शदीद बुखार हो चुका था और तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते तक मेरे ऊपर जो मस्जिद के इमाम साहब थे, उन्होंने दम दुरूद किया।